हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सब स्टेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह सब आज हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में सारा जो चैप्टर दिया गया है नीचे यानी 168 नंबर से लेकर 246 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं नियमित क्वेश्चन बैंक में आज हम उसका सलूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूजफुल होने वाली है क्योंकि आप लोग का ITI का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो उससे पहले अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो पक्का है इसमें आपका 4 से लेके 7 क्वेश्चन तक इसमें आने की संभावना है। ओके, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्त, वीडियो लंबा हो सकती है लेकिन नो डाउट आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले यह वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 168 है। विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन। दोस्तों क्वेश्चन बोला है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे इंडिया में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। ओके, कोयला पाया जाता है तो इसलिए भारत में जो कोयला होता है वह प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। तो कोयले से क्या करते हैं हम हीट जनरेट करते हैं और हीट हमारी टरबाइन पे गिराई जाती है जिससे टरबाइन रोटेट होती है और उसे कपल रहता है AC जनरेटर जिसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं। कपल रहता है तो वह जब रोटेट करता है तो सप्लाई हमें प्राप्त होने लगती है। ठीक है, यानी जो बिजली उत्पादन के लिए भारत में जो ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यह क्या होता है दोस्तों, यह होता है हमारा कोयला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे डीजल से भी बिजली उत्पन्न की जाती है और गैस का तेल, पेट्रोल, ये सब से बिजली उत्पन्न की जाती है। लेकिन दोस्तों प्रचुर मात्रा में कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लगभग 60% बिजली का उत्पादन कोयला से होता है इंडिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें अगला है पारंपरिक बिजली उत्पादन में कौन सा है, यानी विच इज द कन्वेंशियल पावर जनरेशन। दोस्तों पूछ रहा है जो कन्वेंशियल पावर जनरेशन है वह कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे यह जो जनरेशन होता है उत्पादन होता है दो प्रकार का होता है। दोस्तों पहला जो होता है एक कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है। ओके दोस्त, तो देखिए जो कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है तो इसमें थर्मल पावर प्लांट आ जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है, न्यूक्लियर आ जाता है, डीजल आ जाता है। तो ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। दोस्तों एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह धरती पे खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ओके, और दूसरी बात करें नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स, तो दोस्तों जो नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होते हैं उसे हम अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। तो उसमें आपका जो आता है पवन ऊर्जा आता है। ठीक है, वाइंड एनर्जी जिसे कहते हैं, टाइडल एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी प्रचुर मात्रा में इस समय पाया जा रहा है, सौर के किरण से जो है विद्युत सप्लाई प्राप्त की जा रही है। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। और गैस जो बायोगैस है यह भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आता है। ठीक है, यानी दोस्तों उपयुक्त चार ऑप्शन में से आपका जो पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, तो वाइंड एनर्जी ये नॉन कन्वेंशनल है, अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। टाइडल एनर्जी यह भी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सोलर पावर प्लांट यह भी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यानी उपयोग जो तीन है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है पारंपरिक यानी कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी दोस्तों थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें शक्ति उत्पादन यह कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, जो सौर सेल में जो सामग्री प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रश्न अगला है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणविक विखंडन के लिए प्रचुर परमाणु सामग्री क्या होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन होता है, पावर स्टेशन होता है, उसमें जो परमाणु विखंडन के लिए प्रचुर सामग्री थोरियम रहनी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? यानी दोस्तों, जो सोलर सेल होता है, तो उसमें फोटो वोल्टिक सेल बनाने के लिए जो बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का उपयोग क्या किया जाता है? याद रखेंगे, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, ऊपर हम बताए थे दो प्रकार का एनर्जी रिसोर्स होता है। एक पहला जो होता है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो परंपरागत में क्या बताए थे? जो दोस्तों परंपरागत होता है उसमें आपका डीजल आता है, और आपका कोयला वाला यानी थर्मल पावर प्लांट आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है। ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। और जो गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, तो इसमें आपका आता है हवा आता है, ठीक है, हवा आता है, बायोगैस आता है, उसके बाद टाइडल एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी आता है। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो उपयुक्त चार ऑप्शन में से दोस्तों, यहाँ जो विंड हो जाएगा, यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वाटर दिया है, पानी, भाप, डीजल, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट हैं, क्वेश्चन है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न अगला है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यानी विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, जो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वह कौन सा है? तो सूर्य है, यानी सन है। दोस्तों, जो आजकल जो सन है, तो यह वैकल्पिक स्रोत है, यानी भविष्य के लिए सभी जब खत्म हो जाएंगे तो ओनली जो सन होगा, सूर्य होगा, तो सूर्य से बिजली का हम जनरेशन करेंगे। ठीक है, वैसे हमारा जो रॉकेट लॉन्च होता है, तो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, तो इसी सन का प्रयोग से इलेक्ट्रिक वहाँ पे मतलब बैटरी वगैरह चार्ज होती रहती है। ओके, तो जो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वह सन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दें। दोस्तों, जो यहाँ एक्स वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप देख सकते हैं, यह डैम बनाया गया है, ठीक है, यह जो है आपका पेन स्टॉक है, और यह नीचे वाला रिजर्वायर है, तो ये पावर हाउस है। तो यह हाइड्रो पावर प्लांट का फिगर बनाया गया है। ओके, तो इसमें दोस्तों यह एक्स वाला भाग जो इंगित है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे बेसिकली क्या कहते हैं, जो एक्स वाले भाग को, इसको हम सर्ज टैंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सर्ज टैंक होता है। ठीक है, वहीं पे ये जो यहाँ से यहाँ, यानी कि जो बांध से, डैम से डायरेक्ट पावर हाउस तक आता है, मतलब टरबाइन तक आता है, उसके बीच को हम पेन स्टॉक बोलते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पेन स्टॉक बेसिकली स्टील का बनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, या आरसीसी का भी बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इस बस का। क्वेश्चन अगला है दोस्त, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो गैर पारंपरिक बताए हैं क्या होता है। गैर पारंपरिक में आपका सूर्य आता है, विंड एनर्जी आता है, टाइडल एनर्जी आता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया है, पहला लिग्नाइट है, दूसरा सन रे है, तीसरा स्टोर वाटर है, चौथा पोलराइज कोयला है। तो दोस्तों यह कन्वेंशियल में आता है कोयला, स्टोर वाटर यह भी कन्वेंशियल में आता है, लिग्नाइट यह कोयला का एक प्रारूप होता है, यह भी आपका परंपरागत में आता है। तो ऑप्शन बी आपका जो सन रे है, सूर्य की किरण है, यह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन
ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? दोस्तों पूछा है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है तो उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेन डिसएडवांटेज जो होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का, तो सबसे बड़ा उसका पूर इफिशियंसी होता है। याद रखेंगे, उसका जो कम दक्षता होता है यही सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, यानी सन एनर्जी से, जैसे सन से हम प्रकाश अपना ऊर्जा लेते हैं, तो अगर सम धीमा है तो हमें क्या होगा, हमारा लाइट फैन वगैरह कम चार्ज होगा जिससे कम इफिशियंसी से चलता रहेगा। ओके, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका पूर इफिशियंसी, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्न अगला है, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? यानी बात कर रहा है डीटीओ का। डीटीओ का किसमें शक्ति संयंत्र में आवश्यकता होती है? दोस्तों डीटीओ का जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है, तो इसका प्रयोग प्रायः न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। ओके, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में डीटीओ का प्रयोग किया जाता है, भारी जल भी इसे बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा क्या करता है, कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? दोस्तों जो वाइंड एनर्जी होता है तो उसमें कौन सा डिवाइस है जो हवा की गति महसूस करती है? तो एक्साइटर यूनिट बिल्कुल नहीं करती है, टरबाइन यूनिट। दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जो टरबाइन कंट्रोलर होता है, टरबाइन कंट्रोलर होती है वह हवा की गति को महसूस करती है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। जो हाई हेड होता है तो हाई हेड में मेनली हम किसका उपयोग करते हैं, तो इम्पल्स टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हाई हेड होता है दोस्त उसमें हम इम्पल्स टरबाइन का उपयोग, आवेग टरबाइन का उपयोग करते हैं। और जो दोस्तों हाई हेड की जगह अगर लो हेड रहता तो लो हेड में हम कपलान टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और जो मीडियम होता है तो मीडियम में बेसिकली हम रिएक्शन टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह मीडियम के लिए हो गया, यह लो के लिए हो गया, और इम्पल्स जो है यह हाई के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, दोस्तों जो फंक्शन ऑफ पेन स्टॉक होता है यह हाइड्रो पावर प्लांट में पूछा है कि क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो पेन स्टॉक होता है यह क्या होता है, डैम से सीधे टरबाइन तक पानी को भेजने का कार्य करता है। ठीक है, पेन स्टॉक के माध्यम से ही पानी जो है डैम से टरबाइन तक गिरता है। ओके, तो राइट आंसर इस पर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कैरीज वाटर टू टरबाइन, टरबाइनों तक पानी को ले जाना। ठीक है, इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है, तो इस पर को अच्छे से आप जरूर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉयलर होता है स्टीम पावर स्टेशन में, इसका वर्क पूछा है। तो जो क्या होता है, जो बॉयलर होता है तो बॉयलर में क्या हम ईंधन को झोंकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, बॉयलर दो प्रकार का होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है और एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हम वाटर ट्यूब बॉयलर प्रयोग करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब देखिए, दोनों साइड में क्या होगा, कोयला होगा, यानी हीट होगा, दोनों साइड में हीट होगा और बीच में वाटर भरा जाता है। ठीक है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर बोला जाता है। तो जब दोस्तों दोनों तरफ हीट जब क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यह पानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है,
गैस में परिवर्तित यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही भाप में परिवर्तित होकर आगे सुपर हीटर में जाता है, देन उसके बाद टरबाइन पे गिरता है। तो बेसिकली जो दोस्तों जो बॉयलर होता है, बॉयलर का उद्देश्य होता है पानी को भाप में परिवर्तित करता है। ओके, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, यानी विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अच्छा अधिक कुशल जो होता है बिजली संयंत्र वह पन बिजली होता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये इसका जो इनिशियल कास्ट है यानी प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा लागत प्रारंभिक लागत किसकी होती है, तो आप बताएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लागत बहुत ज़्यादा होती है, शुरुआती लागत। दोस्तों इसमें जो पन बिजली संयंत्र में जो रनिंग कास्ट होती है वह जीरो होती है, क्योंकि इसमें कोई ईंधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, यह पानी से ही बिजली उत्पन्न करता है। तो प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है, वहीं रनिंग कास्ट इसका जीरो होता है। वहीं दोस्तों बात करें तो डीजल इसका रनिंग कास्ट ज़्यादा होती है। स्टीम पावर तो इसका रनिंग कास्ट ज़्यादा होती है, कोयला ज़्यादा मंगाना पड़ता है। न्यूक्लियर जो होता है इसका रनिंग कास्ट भी ज़्यादा होती है। तो रनिंग कास्ट यानी वह जब चलता है तो उस दौरान उसका कास्ट। तो सबसे जो जीरो कास्ट होता है यह हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। तो उसमें क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा है कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पन बिजली संयंत्र होता है यह अधिक कुशल हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्त, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें कंट्रोल रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे कंट्रोल रॉड के रूप में हम कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैडमियम का उपयोग हम कंट्रोल रॉड के रूप में करते हैं, नियंत्रण छड़ के रूप में करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर बिजली उत्पादन में कौन सा है, यानी दोस्तों पूछा है ऑप्शन में कि गैर बिजली यानी नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन सा है, तो डीजल है, परमाणु है, पवन है और आगे है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो दोस्तों उपयुक्त ऑप्शन में आपका जो पवन चक्की होता है यह क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। ठीक है, ऊपर हम बता चुके हैं। तो आपका जो वाइंड मिल पावर जनरेशन होता है यह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स होता है। बाकी यह तीनों ऑप्शन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आ जाएगा। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, यानी बीच इज द रेसिडुअल ऑफ बायोमास। तो बायोमास कौन सा है, स्लरी है, बायोफ्यूल है, मैन्यूल है, बायोगैस है। तो दोस्तों यह जो होता है घोल जो होता है यानी स्लरी, जो गोबर का घोल होता है यह जैव द्रव्यमान का अवशेष होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, यानी बीच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बायोगैस होता है उसका जो मेन घटक होता है वह CH4 होता है, यानी मीथेन होता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। जब सूर्य की किरण आती है तो फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ती है, तो उस पे कनेक्ट रहता है हमारा वायर जो हमारी बैटरी को चार्ज करता है और हमें सप्लाई देता है बैटरी के द्वारा इन्वर्टर जुड़कर। ओके, तो कैसे देता है इसका, सूरज की जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पर टकराती है, ठीक है, यानी वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन फोटोवोल्टाइक सेल। तो जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक पे सेल पे टकराती है तो हमें वह
बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो एयर फ्री हीटर होता है, एयर फ्री हीटर होता है वह क्या होता है? यह फ्लू गैसों से गर्मी को निकालता है और आने वाले जो वायु होती हैं उसे यह गर्म करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इकोनोमाइजर जो होता है, यानी जो बोला है क्वेश्चन में, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर, जो एयर प्री हीटर होता है इसका काम होता है फ्लू गैस से गर्मी निकालना और आगत वायु को गर्म करना। यानी इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो सुपर हीटर होता है यह क्या करता है? जब बॉयलर से जब दग्ध में गैस निकलती है, यानी जब हीट निकलती है, तो उसे उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, यानी आप देखते होंगे जब हम गर्म करते हैं, मतलब पानी को जब गर्म करते हैं तो हीट के रूप में निकलता है पानी, तो उसमें क्या होती है? कुछ बूंदें होती है, मॉइस्चर होता है। तो यही सुपर हीटर क्या करता है? मॉइस्चर को और ड्राई कर देता है। ठीक है, तो मॉइस्चर को जब ड्राई कर देता है तो यह सुपर हीटर क्या करता है? टरबाइन पे वह गैस को भेजता है। ठीक है, नहीं तो मॉइस्चर से टरबाइन खराब हो जाएगा, तो इसलिए सुपर हीटर लगाया जाता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट? दोस्तों, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका मेन डिसएडवांटेज जो होता है क्या होता है? कचरे का निपटान। तो बिल्कुल सही है। जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कचरा होता है उसका मतलब निपटान करना ही इसका मुख्य नुकसान होता है। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। जो इकोनोमाइजर होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करना। जो फ्लू गैस होती है, जो बाहर से फ्लू गैस जाती है, उसको गैसों का फीड पानी को और गर्म करना होता है। ठीक है, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखेंगे इकोनोमाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का क्या फायदा होता है? तो राइट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है मोर रिलायबल, यानी अधिक भरोसामंद। दूसरा अधिक दक्ष, कम प्रारंभिक लागत, प्रदूषण घटाना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, जो गैर पारंपरिक बिजली का उत्पादन होता है सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि सनलाइट से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, विंड एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, बायोगैस से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बिल्कुल नहीं पॉल्यूशन होता है, सबसे बड़ा यही फायदा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का कार्य होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर प्लांट जनरेशन में जो चार्ज कंट्रोलर होता है इसका जो कार्य होता है क्या होता है? बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। ओके, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ज्वारी शक्ति स्टेशनों में बैराज का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो टाइडल पावर स्टेशन होता है उसमें जो बैराज लगता है तो बैराज का क्या काम होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बैराज होता है इसका काम खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना होता है। जो बैराज होता है इसका कार्य होता है टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, यानी खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना होता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है?
तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो पहला दिया है बॉयलर का, दूसरा इकोनोमाइजर, तीसरा सुपर हीटर, चौथा एयर प्री हीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इकोनोमाइजर होता है वह फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्लू गैस को फीड पानी से गर्म करने के लिए किया जाता है कि इसका इकोनोमाइजर का कार्य होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। और जो दोस्तों सुपर हीटर होता है, तो बॉयलर से जब गैस निकलती है, यानी जो गैस बॉयलर से निकलती है तो उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को और ड्राई करने के लिए सुपर हीटर में भेजा जाता है। ठीक है, तो सुपर हीटर होता है, याद रखेंगे। इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR का क्या फ़ायदा होता है? नो हीट्स लॉस, दूसरा है हाई थर्मल इफिशियंसी, तीसरा इट हैज हाई पावर डेंसिटी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो PWR होता है यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, इसका जो फायदा होता है इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता होती है? तो मोर रिलायबिलिटी किस में होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे, सबसे अच्छा जो होता है वह न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोर रिलायबिलिटी जो होता है वह न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? तो क्या नुकसान है? प्रदूषण बढ़ा है, सुरक्षा जोखिम अधिक है, अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, यह लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मेन जो कन्वेंशियल पावर मतलब कन्वेंशियल एनर्जी है उसके अगेंस्ट में गैर नॉन कन्वेंशियल जो एनर्जी रिसोर्स है उसका मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बेस लोड क्या होता है? वह लोड जो 24 आवर के लिए शुरू रहता है। ठीक है, उसे हम बेस लोड कहते हैं। और जो पीक लोड होता है, पीक लोड के लिए नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, पीक लोड यानी जब कभी कस्टमर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरान पीक लोड होता है। जैसे शाम के समय जो होता है तो उस समय सभी प्रकार के उपयंत्र चलते हैं इलेक्ट्रिक के, तो 6 से लेके 10 बजे तक, यानी शाम 6 से लेके रात्रि 10 बजे तक यह पीक लोड होता है। इस समय का जो टाइम होता है पीक लोड होता है। तो दोस्तों नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होते हैं तो वह पीक लोड के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह है कि यह बेस लोड के लिए यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि यह 24 आवर के लिए रन नहीं कराया जा सकता है। ओके, तो इस बात का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? दोस्तों जो पवन शक्ति उत्पादन होता है उसका जो प्रमुख नुकसान होता है तो क्या होता है? पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती है। ठीक है, वाइंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी, इसलिए क्या होता है कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इसका जो हवा एक समान नहीं होता है, इसलिए पवन ऊर्जा ठीक से क्या करती है, हमें सप्लाई नहीं दे पाती है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ज्वारी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य होता है? दोस्तों जो टाइडल पावर जनरेशन होता है, जो समुद्र का जो लहर आता है उससे जो बिजली उत्पादन होती है, तो उसमें टरबाइन का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? टरबाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है? दोस्तों जो नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है उसकी फ़ायदा क्या है, उसका लाभ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है अधिक भरोसेमंद, दूसरा कम प्रारंभिक लागत, तीसरा दक्षता अधिक, चौथा है
ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइड। दोस्तों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में क्या होगा? इसमें जो है किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। तो जब प्रदूषण नहीं हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से। ऑप्शन दूसरा पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करने से। ऑप्शन तीसरा है दोस्त अल्टरनेटर द्वारा करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके। चौथा दिया है पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे पहले भी हम बताए हैं कि जो आपका रिजर्वायर होता है, यानी जो डैम होता है, डैम से डायरेक्ट टरबाइन पे जो पानी गिरता है तो किसके माध्यम से गिराया जाता है? पेन स्टॉक के माध्यम से गिराया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला, रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाता है जो उसका विकिरण निकलता है। ऑप्शन दूसरा है दोस्त स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। तो बिल्कुल सेकेंड नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोस्तों रेडियो धर्मी होती है या जो परमाणु जब विखंडित होता है तो उस दौरान जो होने वाला रेडियो सक्रिय किरणें जो होती है वह डायरेक्ट क्या करती है? वह स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकती है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? दोस्तों अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रकाश कम है तो एनर्जी भी हमें कम ही मिलेगा, इसलिए जो सौर सेल होगा उसका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में यदि प्रकाश की तीव्रता कम थी तो सौर सेल का आउटपुट डिक्रीज हो गया था, लेकिन इस प्रश्न में प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ जाएगी तो सौर सेल का आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर तीव्रता प्रकाश की बढ़ जाएगी तो सौर सेल का आउटपुट बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? यानी विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? कौन जोड़ता है? फीडर जोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ता है, सर्विस लाइन जोड़ता है, या फिर सर्विस मेन जोड़ता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जो वितरक प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को जो विद्युत लाइन जोड़ती है उसे हम फीडर कहते हैं। दोस्तों फीडर के माध्यम से कस्टमर के घर तक सप्लाई आती है, ठीक है, वहाँ से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके फिर अपने घर तक हम सर्विस मेंस के माध्यम से लाते हैं, 3 फेज 4 वायर। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। जो आई नियम अनुसार जो मीडियम वोल्टेज होता है, मीडियम घरेलू वोल्टेज इंस्टॉलेशन में दो चालक हैं, दो चालक के मध्य जो बद्ध इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? तो याद रखेंगे 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ओके, कितना होता है? 1 मेगा ओम से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विविधता कारक BF क्या है? यानी दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला पूछा है, ठीक है। DF डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखेंगे डाइवर्सिटी का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है मिनिमम एक्चुअल लोड जो होता है बटे इंस्टॉल्ड लोड। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या होता है? दोस्तों जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई जो AC सिस्टम है उसमें जो वोल्टेज का अनुपात होता है कितना होता है? तो बेसिकली आप देखेंगे तो 415 वोल्ट ऑब्लिक 240 वोल्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्त, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्त इंसुलेटर दिया गया है फिगर, इसका नाम बताना है कौन सा इंसुलेटर OH लाइन यानी OH मतलब ओवरहेड लाइन में कौन सा यह इंसुलेटर है, क्या नाम है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 दिया है जिसमें पहला ऑप्शन है पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा पोस्ट इंसुलेटर, तीसरा स्टेन इंसुलेटर, चौथा साइकिल इंसुलेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, यह जो फिगर में दिखाया गया है यह साइकिल इंसुलेटर को शो किया गया है, दिखाया गया है। दोस्तों जो साइकिल इंसुलेटर होता है वह बेसिकली लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, कभी कभी इसे मध्यम वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पिन इंसुलेटर की बात करें तो 33 kV तक प्रयोग में लिया जा सकता है। जो दोस्तों स्टेन इंसुलेटर होता है तो हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है एंड 33 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे टर्निंग की ये टर्निंग हो, नदी हो, ऐसे स्थान पे वहाँ स्टेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है यह साइकिल इंसुलेटर को दिखाया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों यह फिगर में जो लाइन इंसुलेटर का नाम है वह क्या है? ओके, तो 4 ऑप्शन दिया है, पिन टाइप दिया है, डेक्स टाइप दिया है, साइकिल टाइप दिया है और सस्पेंशन टाइप दिया है। ओके, तो यह जो फिगर में दिखाया गया है दोस्तों इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ओके, निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। तो आप देख सकते हैं निलंबन या झूला प्रकार का इंसुलेशन को शो किया गया है। तो यहाँ कंडक्टर है और यहाँ झूला प्रकार का यह सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर डिस्क सी भांति लगा होता है। ओके दोस्त, इसका प्रयोग बेसिकली 33 kV से ऊपर ऊपर की जो लाइन होती है, ठीक है, यानी 66 kV, 132 kV, 220 kV या 765 kV, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक डिस्क जो होता है, जो यहाँ पे एक डिस्क दिखाया गया है, इसकी क्षमता 11 kV होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो फिगर में दिखाया गया है वह सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को दिखाया गया है। प्रश्न अगला है दोस्त, आई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों सब सर्किट अगर दिया है तो उसके लिए मैक्सिमम 800 वाट होता है और पॉइंट की बात करें तो इसमें जो टोटल पॉइंट होती है 10 पॉइंट को हम यूज करते हैं। दोस्तों उप सर्किट के जगह अगर पावर सर्किट दे दिया जाए तो पावर सर्किट में अधिकतम वाटेज जो भार होती है वह 3000 वाट होती है और इसमें जो पॉइंट हम यूज कर सकते हैं 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप दोनों का ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इंसुलेटर का नाम क्या है? दोस्तों नीचे फिगर में दिखाया गया इंसुलेटर, इसका नाम बताना है कौन सा इंसुलेटर है। ऑप्शन पहला दिया है स्टे इंसुलेटर, दूसरा साइकिल इंसुलेटर, तीसरा सस्पेंशन इंसुलेटर, चौथा है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आपका सिंगल शेड पिन इंसुलेटर को शो किया गया है फिगर में, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। यह जो इंसुलेटर है वह सिंगल शेड पिन इंसुलेटर को शो किया गया है। दोस्तों जो स्टे इंसुलेटर होता है इसका प्रयोग, जैसे पोल है तो पोल को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे जहाँ खंभे का एंड होता है तो वहाँ पे पोल के सपोर्ट के लिए हम स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? क्या कारण होता है? ऑप्शन पहला दिया है नो हीट लॉस, दूसरा नो स्किन इफेक्ट, तीसरा नो पावर लॉस, चौथा नो कोरोना लॉस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, उसमें कोई स्किन यानी कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो स्किन इफेक्ट होता है तो वह एसी में क्या होता है कि सरफेस से न होकर मध्य में से गुजरता है। ठीक है, और वहीं डीसी की बात करें तो सभी जगह समान से गुजरता है। ठीक है, और एसी में जो है स्किन इफेक्ट होता है, वहीं बात करें डीसी में तो डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है? तो इसका क्या कारण है बताना है दोस्तों। पहला दिया है उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, इस पर बैठने के लिए पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, यानी तीसरा है उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, चौथा वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों इस प्रकार इंसुलेटर का आकार बनाया जाता है, इसका मेनली कारण होता है कि वर्षा ऋतु के दिनों में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार है। यह फिगर में दिखाया गया है, तो कौन सा प्रकार को दिखाया गया है इसको आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है ट्विस्टेड ज्वाइंट, दूसरा स्लाइड स्लीव ज्वाइंट, तीसरा है कंप्रेस्ड ज्वाइंट फॉर एसीएसआर, चौथा स्ट्रेट ज्वाइंट थ्रो कनेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी फिगर में दिखाया गया है कंप्रेस्ड ज्वाइंट फॉर एसीएसआर। ये बात याद रखेंगे, एसीएसआर का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे ये आपका स्टैंडर्ड वायर्ड है, ठीक है, एसीएसआर का, तो उसके बीच में एक स्टील का वायर रखा जाता है। ठीक है, स्टील का वायर रखा जाता है, बाकी चारों तरफ एल्युमिनियम का वायर होता है। तो उसका पूछा है प्रबलित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या होता है मेनली तन्यता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैकेनिकल मेन क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है स्टील का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो 2 फेज 4 वायर, 2 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर। तो किस प्रकार का अपनाया जाता है? याद रखेंगे दोस्तों 3 फेज और 3 वायर अपनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभों के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिन टाइप दिया है, स्टेन टाइप दिया है और साइकिल दिया है। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर इसमें स्टे इंसुलेटर दिया रहता तो यह ना होकर यह हो जाता, यानी ऑप्शन स्टे इंसुलेटर हो जाता। लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन में से कोई दिया नहीं है तो साइकिल इंसुलेटर हो जाएगा, इसको भी यूज हम कर लेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है दोस्त, याद रखेंगे, स्पार्किंग से बचने के लिए किया जाता है, यानी एवॉइड स्पार्किंग के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे दोस्त जरूर याद रखेंगे। जो OH लाइन होती है, ओवरहेड लाइन होती है, उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले कंडक्टर जो होते हैं ACSR कंडक्टर होते हैं। ओके, ACSR का फुल फॉर्म पूछता है, याद रखेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, OH लाइन में यह प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो क्रॉस आर्म लगा रहता है, जैसे इस प्रकार खंभे होते हैं, ठीक है, यह है आपका इंसुलेटर होता है, तो यह जो होता है यह क्रॉस आर्म होता है। जैसे आप देखे होंगे इस तरह का जो लगा रहता है इंसुलेटर, तो यह जिसमें इंसुलेटर लगा रहता है, तो पोल और इंसुलेटर के बीच में जो यह दूरी होती है, तो इसे ही हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो दोस्तों जो क्रॉस आर्म होता है उसका मुख्य उद्देश्य आप याद रखेंगे क्या होता है, होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन, यानी ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को पकड़ना होता है। तो इस बात का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, EHT यानी हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर, इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? HT ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर जो होता है डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों जो AC पावर ट्रांसमिशन होता है उसका फ़ायदा जो होता है मेनली क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और स्टेप डाउन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, AC का मेन फ़ायदा यही होता है, किसके हेल्प द्वारा? तो ट्रांसफार्मर के द्वारा। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ACSR का मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछा है। तो ऊपर बता ही चुके हैं, ACSR का फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। तो देख लीजिए, एल्युमिनियम आल होगा नहीं, एल्युमिनियम कोर कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, ACSR का फुल फॉर्म आप जरूर याद रख लेंगे दोस्त, बहुत VVI प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ओके, प्रश्न अगला है, OH लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है OH लाइन में, यानी ओवरहेड लाइन में? तो दोस्तों मेन क्या करता है, होल्डिंग द इंसुलेटर वेयर द कंडक्टर, यानी इंसुलेटर पकड़ पकड़े हुए कंडक्टरों को मतलब किधर से जकड़ना, यानी पकड़ना होता है। मेनली जो इंसुलेटर होता है उसे होल्ड करना, पकड़ना होता है, जो कंडक्टर उसे इंसुलेटर में से बंधे होते हैं। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अगला है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, तो दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए मेनली क्या होता है कि दोष को आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, कहीं अगर फॉल्ट हो जाता है तो उसे एनालिसिस करने में, यानी उसे खोजने में बहुत कास्ट बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ओवरहेड लाइन में क्या होता है, फॉल्ट को लोकेटेड मतलब जल्दी से खोजकर और उसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को
किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज से ले जाया जाता है, यानी मोबाइल सब स्टेशन से, माइनिंग सब स्टेशन, सेकेंडरी या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है वो से वोल्टेज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान उपभोक्ता तक हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के माध्यम से ले जाते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। तो दोस्तों अगर डिस्क इंसुलेटर यानी इस तरह लड़ी में डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है, अगर कोई डिस्क इंसुलेटर खराब हो जाता है तो स्ट्रिंग व्यवस्था पर क्या होगा सर, क्या होगा। तो याद रखेंगे, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क का कार्य नहीं करेगा, यानी अगर सीरीज में कई डिस्क लगे हुए हैं तो जो डिस्क पंचर हो जाएगा तो सिर्फ वही डिस्क कार्य नहीं करेगा, बाकी डिस्क कार्य करते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टर पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मेकिंग बिल्डिंग टर्न्स वेरी टाइट, यानी बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना। अगर बांधने वाले घुमावों को कसकर रखेंगे तो स्पार्क बहुत न की मात्रा में होगा। ओके, अगर ढीला रहेगा तो बार बार स्पार्क होगा जिससे वायर गल जाएगा और टूट जाएगा। तो इस वर्ष का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, ओएच कंडक्टर पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है। याद रखेंगे, ओएच यानी ओवरहेड कंडक्टर पर त्वचा स्किन इफेक्ट का प्रभाव क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है। तो दोस्तों अगर कंडक्टर का व्यास छोटा रहेगा तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट नगण्य हो जाएगा। ठीक है, बिकम नेग्लेजिबल, नगण्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव के लिए है तो वायरिंग में कौन सा लगाया जाता है, तो याद रखेंगे ELCB लगाया जाता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपना संपर्क को स्थिति में रखता है। तो कौन सा रिले रखता है स्थिति में, करंट रिले। अगर पावर कट ऑफ हो जाता है के बाद जो रिले होता है संपर्क की स्थिति में रखता है वह करंट रिले कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। दोस्तों यह सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, यह एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया है। प्रश्न अगला है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यानी दोस्तों जब सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रप्चरिंग होता है, रप्चरिंग कैपेसिटी, तो उस समय उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं। तो इसका जो दोस्तों मूल्यांकन होता है MVA में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, MVA में किया जाता है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज होता है, तो पिकअप वोल्टेज क्या होता है, याद रखेंगे, पिकअप वोल्टेज जो होता है रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज जो होता है वह होता है। ओके, यानी मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले। इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का कार्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या ट्रांसफार्मर में हम पढ़ते हैं बुखोज रिले। तो दोस्तों जो बुखोज रिले होता है एक मैकेनिकल रिले होता है, इसका मेन कार्य होता है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। यानी ट्रांसफार्मर में ओवरलोड रहेगा या शॉर्ट सर्किट रहेगा तो उससे रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रश्न अगला है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होता है? तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, जो जी प्रकार का श्रेणी एमसीबी होता है कैसे संरक्षित होता है? तो एयर कंडीशनर वाला जो होता है वह जी प्रकार का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो एसी और डीसी दोनों में किस प्रकार का रिले का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, जो दोस्तों इम्पल्स रिले होता है, आवेग रिले, इसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एमसीबी जो होता है स्विच और सर्किट ब्रेकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों जो ट्रिप कॉइल होती है वह सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिमोट ऑपरेशन होता है उसका कार्य। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या होता है? यानी कंट्रोल सर्किट में दोस्तों सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य पूछ रहा है, क्या होता है? तो दोस्तों जो रिले का कार्य होता है वह क्या होता है? ब्रेकिंग संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि एक्स डैश के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ईएलसीबी में अस्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है? ठीक है, तो फिगर में दिया गया है दोस्तों, इसका क्या प्रभाव हो जाएगा याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली, यानी सर्किट पूरी तरह से बंद होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? दोस्तों जो एयर सर्किट ब्रेकर है दोष का क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो रही है तो इसका मेन कार्य क्या हो सकता है, मतलब कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो दोस्तों इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, रिले की जो गलत सेटिंग होती है उससे क्या होगा? लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर में क्या दोष उत्पन्न होगा? दोस्तों अगर अत्यधिक मतलब तेल जो होता है, ऑयल होता है, अधिक गर्म हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर में क्या दोष उत्पन्न होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, सर्किट ब्रेकर पूरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी कम परावैद्युतांक शक्ति उसका हो जाएगा। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या त्रुटि होता है? कंपोनेंट फेलर, इंसुलेशन फेलर, ह्यूमन एरर, फ्यूज फेलर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलेशन जो फेलर होता है, यानी इंसुलेशन विफलता होता है, यह फॉल्ट होता है अगर फेज टू ग्राउंड हो जाता है तो क्या फेल हो सकता है? इंसुलेटर फेलर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्त, तो ये रहा आज का हमारा मैराथन क्लास, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन और सर्किट ब्रेकर से जितने भी 99 क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए थे उसका हम डिटेल सॉल्यूशन किए इस वीडियो में। ओके दोस्त, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो देखते हैं तो 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।